Good afternoon, everyone here. So this is CA Neha Gupta, and it's a very truly a pleasure to be here and welcome all you dynamic and bright chartered accountants today. So we are here for something exciting and practical, that is the SME IPO, which is a space that's budding with opportunities and where we as CAs can play a pivotal role. So this is a topic which is not just technically important, but also quite exciting when you think of a huge and genuine opportunities that can transform our client's business and also expand our horizons as advisors. So we have excellent company with us today. Firstly, CA Ankur Gupta ji, who is the chairman of CIRC of ICAI, who barely needs an introduction and has been championing so many initiatives for the profession. Next, we have CA Dhaval Kothari ji, who is the chairman of SICASA. Thirdly, we have our beloved and eminent speaker, CA Udit Goyal ji, who is a practicing chartered accountant and also the SICASA chairman of the Bulandshahr branch. So before we dive into the world of SME IPO with our beloved speaker, CA Udit Goyal ji, I'd love to invite CA Ankur Gupta ji to share a few words and set the stage for us. थैंक यू नेहा मैम। मैं नेहा मैम आपको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। हमने हमारे साथ में रीजनल काउंसिल मेंबर निर्भीक गांधी जी भी हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। उन वो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करूंगा निर्भीक भाई का भी, कि जो सीआईआरसी के रूप में हमारे साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। और पूरी टीम एक अच्छा काम कर रही है। तो कोशिश कर रहे हैं मेंबर्स के लिए हम क्या बेनिफिट कर सकते हैं। और इस कड़ी में आज उदित जी हैं, जो बुलंदशहर बुलंदशहर राइट ना उदित जी? हाँ जी सर, हाँ जी। बुलंदशहर से हैं, तो कमेटी में भी है, मैनेजमेंट कमेटी में भी है। तो ऐसी बात चल रही थी कि कैसे हम नए स्पीकरों को डेवलप कर पाए। एक हमने थॉट लिए, जब भी हम इसमें आए, सीआईआरसी में आए, तो हमको ये लगा कि हम क्यों ना नए स्पीकरों को डेवलप करें, जो बोलना चाहते हैं। मौका मिलता नहीं है उनको, या मौका मिलता है तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एज ए वेबिनार के रूप में हम उनको एज ए स्पीकर भी डेवलप करना चाहते हैं। और मार्केट में जो मेंबर हैं, अदर मेंबर हैं या स्टूडेंट हैं, उनके साथ हम नॉलेज शेयरिंग भी करना चाहते हैं। और वो मेंबर या वो स्टूडेंट जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है, जो मैं बार बार मेरे जो वेबिनार में एक मेरा कंटेंट रहता है कि मैं उन एरियो को फोकस करना चाहता हूँ जहाँ पे वास्तव में ब्रांचेस नहीं है। उस मेंबर को, वहाँ के मेंबर को पता होना चाहिए। उनको ये तो आइडिया है कि देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है 5वें पायदान पे थी, जो चौथे पायदान पे, या ये चौथे से तीसरे पे जाने को तैयार है। तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड को लीड करने की मुहिम में हम आगे चल रहे हैं। तो उस कड़ी में हम चाहते हैं, जो मेंबर हैं जहां ब्रांचेस नहीं है, या बहुत छोटी जगह है जहाँ पोटेंशियल है, जैसे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस एरिया निकलते हैं, या पर्टिकुलर खनिज निकलता है, पर्टिकुलर ना माइंसेज है, बट वहाँ मेंबर बहुत कम है। मेंबर कम होने से वहाँ ब्रांचेज नहीं है, क्यों स्टेबल नहीं हो पाती ब्रांचेज, ब्रांचेज की जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। बट वहाँ पे उन मेंबरों को पता होना चाहिए कि हम किस तरह से हम प्रोफेशन में क्या डेवलप कर पाएंगे, कैसे हम बेटर कर पाएंगे प्रोफेशन के लिए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वेबिनार का आयोजन किया है। आईपीओ जो सेक्टर है, इसका पर्पज क्यों रखा गया है कि छोटे जो एसएमई जो आईपीओ हैं, वो उसका क्राइटेरिया क्या है, कब ला सकते हैं, उसके रूल रेगुलेशन क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेंबर को साथ में जोड़ने के लिए कोशिश की है कि मेंबर अपने क्लाइंटों को कैसे बेटर कर पाएगा। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये वेबिनार आयोजित की गई है। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जो पार्टिसिपेशन है, उन वो जुड़े हमारे साथ में इस कड़ी में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Most welcome, sir. Sorry, Nirvik, sir, can you please give a few words? Welcome, first of all. Sorry, you're on mute, sir. थैंक यू नेहा मैम। रेस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ सीआरसी अंकुर भाई, बुलंदशहर की बुलंद आवाज उदित भाई, नेहा मैम, और हमारे धवल भाई शिकायत चेयरमैन, और साथ ही हम सबके साथ जुड़े हमारे सीआरसी के सभी साथीगण। जैसा कि आज का टॉपिक है, नो डाउट एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, और जिस प्रकार से आई थिंक हर एक चार्टर्ड अकाउंट कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो रिसेंट कुछ आफ्टर कोविड हमने 4-5 सालों में देखा है जिस प्रकार का जो बूम अभी आया है, चाहे वो आईपीओस का हो या न्यूली इन्वेस्टर्स का हो, जो नए नए मार्केट में आए हैं, उसमें एक एसएमई का एक बहुत बड़ा रोल हमने देखा है। कि जो एक एक्सपेक्टेशन करते हैं ना मेंबर कि हमें फर्स्ट से एज पर जाना है,
जीरो से हीरो बनना है, उसमें कहीं ना कहीं सबका एक रहता है कि यार एसएमई का बहुत रोल है। तो एज ए इन्वेस्टर तो नो डाउट एक एसएमई में आप एक उम्मीद से देख ही सकते हैं, लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए प्रैक्टिशनर हम एक इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बिकॉज हम जैसे अंकुर भाई बता रहे थे कि हर एक शहर में, चाहे वो छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, हर जगह कोई ना कोई इंडस्ट्रीज है, वो शानदार इंडस्ट्रीज कार्य कर रही है। तो किस प्रकार से उनको ये हम एक प्लेटफॉर्म ला सके, ऐसे प्लेटफॉर्म में ला सकें, राइट। तो उन्हें कैसे लाना है, कैसे वर्क करना है, और मेरे ख्याल से जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिकॉज मैं हर जगह जहाँ भी सेमिनार लेता हूँ उदित भाई, मैं हर जगह कहता हूँ कि कैपिटल मार्केट को या इक्विटी रिसर्च को हम सीए से बेटर कोई नहीं समझ सकता, राइट। क्योंकि जिस रिसर्च की रिसर्च एनालिसिस बात करते हैं, हमने उस रिसर्च को पैदा किया है। हाँ, हमने जनरल एंट्री बनाना सीखा है, जनरल एंट्री बना के हमने लेजर बनाना, लेजर से फाइनल अकाउंट्स बनाना, और फाइनल वही अकाउंट्स आज सेबी में पब्लिश होते हैं। यानी कि नंबर्स को, फिगर्स को हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो क्यों ना इस फील्ड में हमने एक नया अवसर देखे, नए अपॉर्चुनिटी देखे, राइट। नए कई सारे स्कोप इसके अंदर हैं, चाहे वो लिस्टिंग का हो, चाहे उनको सर्विसेज देने का हो, मर्चेंट बैंकिंग का हो, कई सारे स्कोप इसके अंदर है। उदित भाई डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। सो मैं अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा अंकुर भाई को कि आपने ऐसा टॉपिक हम सबके बीच रखा है, जो नो डाउट हम सबके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो एज ए इन्वेस्टर हो या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट, हम उसे एज ए ओपन देखें। सो अगेन थैंक यू सीआरसी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Welcome once again. So now I would invite Dhaval Kothari, sir, to throw light on this topic and set the stage for us. Thank you, ma'am. Respected Chairman CRCC Ankur Kumar Gupta ji, CA Nirbhik Gandhi ji, Regional Council Member, my council colleague, today's speaker, CA Udit Goyal ji, and respected members of CRC as well as other regions. जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रखी है। एज ए प्रोफेशनल वी मस्ट गाइड प्रमोटर्स थ्रू कंप्लायंस एज वेल एज वैल्यूएशंस इंक्लूडिंग लिस्टिंग प्रोसेस। लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बताएंगे कैसे, जब तक हमको उनकी जानकारी नहीं होगी। तो आज का जो स्पेसिफिक सेशन रखा गया है सीआरसी के द्वारा, वो इसीलिए रखा गया कि आप लोगों को इस चीज की जानकारी मिल जाए, और 100% ये एसएमई आईपीओ की जो जानकारी हमें मिलेगी हमारे डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाली है। बाय दीज वर्ड्स, ओवर टू यू मैम। Thank you, everyone, once again for your kind words. Now, since our audience today comprises of a fellow CAs, the professionals who are continually shaping the financial landscape, I'm confident that today's session will offer rich insights into the SME IPO ecosystem, from practical challenges to the strategic opportunities. So without any further ado, I invite CA Udit Goyal ji to commence the session and take us through his expert's view. Over to you, sir. Thank you, Neha. Thank you very much. Thank you, CIRC team. Special thanks to Ankur Gupta sir, Nirbhik Gandhi sir, Dhaval Kothari sir, and Jayant Tiwari sir, who is not here. But so, without delaying the time, I am starting the today's topic, SME IPO. सर, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि मतलब छोटी फर्मों के ही लिए है ये, ऐसा नहीं है कि बड़ी फर्मों के लिए है। छोटी फर्मों को लगता है कि दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद बिग फर्म, ये ऐसे आईपीओ वगैरह में हम लोग कैसे जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटी फर्मों के लिए ही है। दिस टॉपिक इज फॉर ऑल द स्मॉल एंड मीडियम फर्म। मैं आपको बताऊंगा आज कैसे क्या। सो लेट्स, हम आज डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आज एक बेसिक बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाट इज एसएमई? फर्स्ट ऑफ ऑल एसएमई को समझना जरूरी है। एमएसएमई आपने सभी ने सुना होगा। सिर्फ एमएसएमई में से माइक्रो अगर हम एंटरप्राइजेस हटा दें, देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इज अवर क्लाइंट टुडेज टॉपिक। सो सबको पता है कि उसका टर्नओवर क्या होता है, 100 करोड़ और 500 करोड़, और इन्वेस्टमेंट होता है उसका 25 और 125 करोड़। सो दैट इज द मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। So in India, there are approx 70 million SMEs right now. और मैं बात करूं अगर प्रैक्टिसिंग सीएस की, तो लगभग 2 लाख सीएस प्रैक्टिसिंग होंगे।
है ना। तो पर सीए लगभग 35 एसएमईज हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा इस बात की। 35 एसएमईज, 35 क्लाइंट हमारे पास हैं जो कि आईपीओ में जा सकते हैं। तो बहुत बड़ा कोई इसमें क्लाइंट नहीं चाहिए। इसमें हमारे 10 20 30 करोड़ जिनका टर्नओवर होता है 40 50 करोड़, वही वाले क्लाइंट आजकल एसएमई आईपीओ लेकर आ रहे हैं। दूसरा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एसएमईज का आज की डेट में 30% से ज्यादा। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज जीडीपी एसएमईज आर डूइंग। 11 करोड़ के लगभग आज की डेट में जॉब एसएमईज क्रिएट कर रही हैं। तो गवर्नमेंट ने इतना फोकस, इतनी लिवरेज दी हुई है एसएमईज को कि हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड। एसएमई इन इंडियन इकोनॉमिक जीडीपी कंट्रीब्यूशन, एज आई डिस्कस, 30% ऑफ जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम एसएमईज ओनली। SMEs are producing 8,000 quality product, contributing to 45% to manufacturing output। सोचिए, 8,000 से ज्यादा और 45% से ज्यादा सिर्फ एसएमईज ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बड़ी कंपनीज नहीं हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, विच इज ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट। Economic growth. They drive innovation and competition, spurring overall economic development across sectors. सो व्हाट इज एन एसएमई आईपीओ? हमने अभी एसएमई के बारे में जाना है। एसएमई आईपीओ के बारे में, आईपीओ, आई थिंक एवरीबॉडी इज वेल अवेयर व्हाट इज एन आईपीओ। व्हेन अ कंपनी इशू इज शेयर्स इन मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज आईपीओ। सो जब एक छोटी कंपनी एक आईपीओ लेके आती है, दैट इज कॉल्ड एसएमई आईपीओ। ठीक है ना। तो पहली चीज है हमारी, जो दीज शेयर्स आर देन लिस्टेड, कैपिटल रेजिंग। इसके बेनिफिट्स जो हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स, हम इसे एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी आईपीओ लेके आ सकते हैं। अपना एग्जिस्टिंग डेब्ट रिडक्शन, चाहे हमारा बैंक लोन है, टू रिपे बैंक लोन ही, आप तो समझिए कि बैंक लोन को रिपे करने के लिए भी हम आईपीओ लेके आ सकते हैं। केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए भी हम, और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी ला सकते हैं। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होगा, कोई बड़ा रीजन नहीं होगा। इनफैक्ट जनरल कॉर्पोरेट पर पर्पस के लिए भी हम एसएमई आईपीओ ला सकते हैं। बट रिसेंटली उस पर गवर्नमेंट ने कैप लगा दी है 15% की, 15% और 10 CR, विच एवर इज लेस। तो उससे ज्यादा अब हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए नहीं लेके आ सकते एसएमई आईपीओ। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड एसएमई एक्सचेंजेस। गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ बनाया हुआ है। वी विल डिस्कस इन स्लाइड्स लेटर। It is a growth catalyst. Sorry. Provide financial resources to smaller companies with higher potential. So when SME opts for an IPO, पहला रीजन, कैपिटल शॉर्टेज। हम लोग बैंक में जाते हैं, हमारा जो क्लाइंट है बैंक में जाता है, उसको पूरा लगभग 1 करोड़ का लोन लेता है, या 10 करोड़ का, सपोज जो भी लोन लिया उसने, 10% का उस पर इंटरेस्ट दे रहा है वो, और उसके बाद भी वो लोन उसे वापस देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें एसएमई आईपीओ में पैसा वापस नहीं देना होता। बहुत लोगों को शायद क्लियर ना हो, ऐसा लगे कि भाई पैसा लिया है, एसएमई आईपीओ से जो हम इक्विटी शेयर का पैसा ले रहे हैं वो हमको वापस नहीं देना होता है, जबकि हमें बैंक का पैसा वापस भी देना होता है। उस पर हर साल हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। और आईपीओ में हमें ना ही कोई इंटरेस्ट देना है। डिविडेंड इज अवर डिसीजन वेदर वी आर गिविंग डिविडेंड और नॉट। अगर आपके पास फंड्स हैं, यू कैन गिव और यू कैन इजीली स्किप, देयर इज नो कंपल्शन दैट यू हैव टू पे डिविडेंड। तो कैपिटल शॉर्टेज के लिए भी पहला हमारा रीजन रह सकता है एक्सपेंशन प्लान। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस का कोई एक्सपेंशन प्लान्स है, लाइक न्यू फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाटसोएवर, you can launch an IPO। वेल्थ क्रिएशन, देखिए वेल्थ क्रिएशन, मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। अगर हम
एक जॉब वाले से कंपेयर, उसको रिटायरमेंट में जो जॉब कर रहा है इंसान, उसको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए लमसम मिलता है, 50 लाख जो भी मिले, ग्रेचुइटी का मिल गया, पीएफ का मिल गया। बट एक बिजनेसमैन को क्या मिलता है? उसको सीधा हैंड ओवर करना होता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, बट उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो अपना 70-80 साल तक, जब तक भी होता है, वो काम करता रहता है। बट अगर उससे बिजनेसमैन से बोला जाए कि भाई आपको 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपया मिलेगा, एंड यू कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम योर बिजनेस और हैंड ओवर टू समवन एल्स, तो वो बहुत खुशी खुशी, सॉरी, वन सेकेंड, वो बहुत खुशी खुशी अपना जो है बिजनेस हैंड ओवर करने को तैयार हो जाएगा। सो वेल्थ क्रिएशन इज अ मेजर पार्ट। आज की डेट में बिजनेसमैन जो पिछले 30-40 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर उनका टर्नओवर 20, 30, 40, 50 करोड़ तक पहुंच गया है तो। ब्रांड विजिबिलिटी, ओब्वियसली अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो आपकी ब्रांड वैल्यू अपने आप से ही चमकेगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लिस्टेड कंपनीज आर preferred than unlisted companies. सो मेन, अब थोड़ा सा हम मेन बोर्ड पे भी फोकस कर लेते हैं, मेन बोर्ड वर्सेस एसएमई आईपीओ। सो प्राइमरी एक्सचेंज जो मेन बोर्ड का होता है, गवर्नमेंट ने स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज बनाया हुआ है, एनएससी, एमर्ज एंड बीएससी, बीएससी एंड एसएमई। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस होता है कि इसके एक्सचेंज गवर्नमेंट ने सेपरेट बनाए हुए हैं। सेकेंड इज स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एसएमईज के लिए बहुत ही लीनियंट रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ही। अगर हम मेन बोर्ड से कंपेयर करें तो देयर इज हार्डली हाफ, बहुत कम ऑब्लिगेशंस एंड रिक्वायरमेंट हैं जो कि हमें मेन बोर्ड में, बड़ी कंपनीज में हमें करना पड़ता है। ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस, अट्रैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर मोर रेडिली। ब्रॉडर इन्वेस्टर, देखिए आपको इन्वेस्टर भी, एसएमईज को कम इन्वेस्टर मिलते हैं, और ओब्वियसली बड़ी कंपनी जो, उसमें म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा जल्दी से आएंगे, एंड छोटी कंपनीज में थोड़ा कम आएंगे। नेक्स्ट इज लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। सो एसएमई आईपीओ लिस्ट ऑन स्पेशलाइज्ड, गवर्नमेंट ने स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एनएसई, एमर्ज एंड बीएसई एसएमई, while main mode IPOs list on प्राइमरी एक्सचेंज सेगमेंट, जो हमारे बीएसई एनएसई होते हैं। एसएमईज के लिए जो हमारी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल रह सकती है वो 25 करोड़, जबकि मेन बोर्ड के लिए हम मिनिमम 10 CR पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर आपकी 25 CR से ऊपर जा रही है, देन यू हैव टू गो फॉर मेन बोर्ड आईपीओ। Compliance burden, SMEs are facing lighter regulatory and disclosure requirement compared to rigorous standard for main board listing. Investor participation, SME प्लेटफॉर्म है, मिनिमम लॉट साइज। अभी गवर्नमेंट ने लॉट साइज 2 लाख का कर किया है इसका, 1 जुलाई से। अभी तक आपने जब भी आप एसएमई आईपीओ में पैसा लगाते होंगे, मिनिमम 1 लाख रुपए का लॉट साइज रहता था। तो गवर्नमेंट चाहती है, अब आप कहेंगे कि मेन बोर्ड का तो 10 से 15 हज़ार है, ये तो छोटी कंपनी है, इसका छोटा लॉट साइज रहना चाहिए। देखिए छोटी कंपनीज में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम है, सेबी की गाइडलाइन, सेबी की रेगुलेशंस कम एप्लीकेबल हैं। तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि वी नीड informed and sophisticated investor than a typical retail participant। मतलब बड़ी कंपनीज में, मेन बोर्ड वाली कंपनीज में तो गवर्नमेंट की अपनी इतनी रेगुलेशन है कि कहीं पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ही मिनिमल हैं। बट छोटी कंपनीज में गवर्नमेंट वांट्स इन्वेस्टर टू स्टडी द कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। तो जो 1 लाख या 2 लाख रुपए लगाएगा, और जो 15 हज़ार मेन बोर्ड में लगा रहा है, ऑब्वियसली 2 लाख वाला ज्यादा स्टडी करेगा कंपनी को एज कंपेयर टू 15 हज़ार।
थोड़ा सा हम एनएससी emerge के बारे में देख लेते हैं। एनएससी emerge is a credible and efficient marketplace to bring about convergence of sophisticated investor and emerging corporates। देखिए ये डेफिनेशन भी एनएससी की वेबसाइट से ही लिया, वो खुद लिखते हैं sophisticated investor and emerging corporates in the country. It is a platform for emerging corporate to raise capital from institutional investor and HNIs। और ये एक्सचेंज 2012 में ही लॉन्च हो गया था, यानी कि ये कोई बहुत नया, बट आज ज़्यादा इसका हाइप चल रहा है पिछले 5-6 साल से। बट ये 2012 में ही लॉन्च हो गया था, 2010 में सेबी इसके लिए रेगुलेशंस ले आया था। फोकस ऑन ग्रोथ ओरिएंटेड एसएमईज, प्रोवाइड विजिबिलिटी टू क्वालिटी एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो ये गवर्नमेंट ने बीएससी एसएमई एंड एनएससी emerge स्पेशलाइज्ड फॉर एसएमईज ओनली। मेन बोर्ड बड़ी कंपनीज को अगर अपने शेयर लिस्ट कराना है तो वो दूसरे एक्सचेंज पे जाएंगी। बीएससी एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्रिएटेड टू एनेबल स्मॉलर कंपनीज टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। इंडियाज फर्स्ट एसएमई एक्सचेंज। बीएससी एसएमई एनएससी emerge से पहले आया हुआ था। ओवर 400, आई थिंक इट्स 550, मोर देन 550 अभी तक लिस्ट हो चुकी हैं कंपनीज बीएससी एसएमई पे। यहाँ पे 400 है। ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग सपोर्ट। ओके, सो एक बार हम कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। बीएससी एसएमई पे अगर हम लिस्ट कराना है और एनएससी emerge पे अगर हमें लिस्ट कराना है, तो दोनों में ऑलमोस्ट क्राइटेरिया में है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो वो हम एक बार ही देख लेते हैं। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल दोनों में 25 करोड़ 25 सीआर, ये दोनों में अगर हमें बीएससी ऑप्ट कर रहे हैं तो भी हमें 25 सीआर रहेगी, और एनएससी emerge कर रहे हैं तो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल शुड बी 25 सीआर। नेट टेंजिबल एसेट्स की सी एसएमई कहता है एटलीस्ट 3 सीआर, जबकि एनएससी emerge पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है नेट टेंजिबल एसेट्स के लिए। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्थ बीएससी एसएमई पे 1 सीआर इन लास्ट 2 प्रीसीडिंग ईयर, और एनएससी emerge बोलता है ओनली पॉजिटिव नेटवर्थ। देयर इज नो लिमिट, यू कैन, इट कैन बी 10 लाख, इट कैन बी 5 लाख, बट देयर इट शुड बी पॉजिटिव नेटवर्थ। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहले एनएससी emerge टैलेंट था अभी कुछ टाइम पहले तक, बट एनएससी emerge का भी अब क्राइटेरिया आ गया है, दोनों का सेम ही आ गया है। 1 सीआर इन एनी 2 ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बहुत से लोग समझेंगे कि प्रॉफिट, आप जो प्रोप्राइटरशिप जैसे क्लाइंट होते हैं उनका जो एबिटा हम नहीं निकालते हैं मोस्टली। एबिटा अर्निंग बिफोर नेट प्रॉफिट में आप डेप्रिसिएशन ऐड करिए, इंटरेस्ट ऐड करिए, अगर वो 1 करोड़ से या उससे ज्यादा बैठा है देन योर क्लाइंट इज एलिजिबल फॉर एसएमई आईपीओ। कैश फ्लोज में एनएससी emerge बोलता है पॉजिटिव इन 2 ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जबकि बीएससी एसएमई में नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीएससी में ज्यादा खर्च आता है एनएससी में, दोनों की फीस लगभग ऑलमोस्ट सेम है। जिसमें भी अपनी कंपनी फिट बैठती है हम लोग उसमें लिस्टिंग के लिए जाते हैं, वी अप्रोच दैट एक्सचेंज ओनली। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है company must have at least 3 years of operational history before attempting to SME IPO। देखिए ये तो ठीक है, 3 साल। हमें लगता है कि प्रोप्राइटरशिप क्लाइंट है हमारा, या पार्टनरशिप है, या एलएलपी है, या प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम एसएमई आईपीओ नहीं कर सकते हैं। बट ये एक मिथ है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप क्लाइंट भी है स्टिल देन यू कैन गो फॉर एसएमई आईपीओ। इनफैक्ट अगर आप 2 प्रोप्राइटरशिप को मर्ज करके चाहते हैं, अगर आपका 10 करोड़ का 20 करोड़ का टर्नओवर नहीं बन रहा है, देन यू कैन मर्ज 2 प्रोप्राइटरशिप फर्म इनटू 1 सिंगल लिस्ट पब्लिक कंपनी। और सिंपल है, जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उसको आप एज पर इंड एस कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू कैन गो फॉर आईपीओ। ठीक है, अदर देन कंपनीज, अगर किसी कंपनी का 3 साल से कम की ऑपरेशनल हिस्ट्री है स्टिल इट कैन गो फॉर एसएमई आईपीओ, बट ये बहुत ही
एक्सेप्शनल केसेस में मिलेगा आपको, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि 3 साल में से 2 साल 1 करोड़ का एबिटा होना चाहिए, तो कोई भी नई कंपनी मेरे ख्याल से 3 साल के कम पीरियड में 1 करोड़ के एबिटा तक नहीं पहुंच पाएगी। तो एक्सेप्शनल केसेस में भी विद लेस देन 3 ईयर में क्वालिफाई फॉर एसएमई आईपीओ फंडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड एलिजिबल फंडिंग सोर्सेज आर बैंक्स, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक नहीं आएंगे, नाबार्ड, सिडबी एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। The operational track record requirement ensures that companies have demonstrated viability before accessing public market. इसके अलावा अगर कोई, मैं आपसे कहूं कि आज ही मैंने एक कंपनी ओवरटेक करी और मैं अगले 2 महीने में एक एसएमई आईपीओ लॉन्च करके, सर निर्भीक सर प्लीज, निर्भीक सर, ओके। आई थिंक निर्भीक सर को कुछ क्वेश्चन था, रेज हैंड था, कोई नहीं, आई एम कंटिन्यूइंग। नहीं, निर्भीक का नहीं है ये, दूसरे का है, निहारिया समोलिया, ये अलाउ कर दिया है मैंने इसको। आप साथ साथ लोगे क्या सेशन के, यस क्वेश्चन ये लास्ट में लोगे? हाँ, क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। या फिर आप मैसेज में ड्रॉप करा दो, एक बार किसी क्वेश्चन होना, एक बार मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करवा दो, ताकि वो मिस नहीं करेगी। मे बी कि आप डिलीवर करें उस टाइम का कोई क्वेश्चन रेज हो। ठीक है। कैसे भी कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। जिस किसी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज बॉक्स में डाल, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। देन अपन सेशन खत्म बाद में उन क्वेरीज को भी सोल्व कर देंगे, और उसके बाद रेज हैंड का ऑप्शन भी जनरेट करके डिस्कस भी कर लेंगे। Okay. देखिए, अगर कोई नया डायरेक्टर आए, नया प्रमोटर आए एंड नेक्स्ट डे ही कहने लगे कि मुझे एसएमई आईपीओ, तो उसका सीधा मोटिव होगा अपना पैसा बनाना। मतलब वो इन्वेस्टर के पैसे को वो नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए आया है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल ये डिसाइड किया कि एक मिनिमम 1 साल, लास्ट के 1 साल तक जो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें प्रमोटर्स में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन प्रमोटर स्ट्रक्चर during the year preceding the filing of draft prospectus. This ensures management continuity and prevents last minute ownership changes. कंपनी की एक वेबसाइट होना कंपलसरी है इसमें, बिना वेबसाइट के आप एसएमई आईपीओ नहीं लेके आ सकते। इट इज फॉर एसेंशियल फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस। डीमैट में, ऑब्वियसली डीमैट में ही आपके लाना होगा, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं आ पाएगा एसएमई आईपीओ। सो नेक्स्ट इज मेन बोर्ड में, थोड़ा सा मेन बोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। typically requires post issue paid up capital of 10 CR or more, significantly higher than SME threshold. SME में हमने पढ़ा था मैक्सिमम 25 CR की हो सकती है, बट इसमें हमें मेन बोर्ड में मिनिमम 10 CR चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें लास्ट के 3 ईयर में कम से कम 5 साल प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि हमने अभी लास्ट पढ़ा था एसएमई के लिए कि एनी operating profit 1 CR in any two of the 3 preceding financial year. Financial threshold, net worth, asset and operating profit requirement are way higher than SMEs. अगर हम मेन बोर्ड आईपीओस की बात करें, ये मेन बोर्ड का मैंने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट डाला हुआ है जिससे कि हम कंपेयर कर पाए, अदरवाइज वी आर डिस्कसिंग ओनली एसएमईज आईपीओ। Compliance standard, more rigorous disclosures, रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट पोस्ट लिस्टिंग। इसमें डिस्क्लोजर्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेन बोर्ड में एज कंपेयर टू एसएमई आईपीओ इज वे हायर। सो व्हाई डू कंपनीज गो पब्लिक? द फर्स्ट इज कैपिटल रेजिंग। देखिए, किसी कंपनी को हो सकता है बिजनेस एक्सपेंशन करना हो, एक्विजिशन करना हो, डेप्ट रिडक्शन हो, अपनी चाहे
बैंक का एग्जिस्टिंग लोन हो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आपको एसएमई आईपीओ, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यू कैन गो फॉर आईपीओ जो भी आप चाहें। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, देखिए कई बार आपने देखा होगा बहुत से क्लाइंट के फॉरेन जिनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वो कहते हैं कि हमें प्रोप्राइटरशिप के साथ डील नहीं करना है, कुछ कहते हैं हमें ओनली लिस्टेड कंपनीज चाहिए। तो आपको कस्टमर अट्रैक्ट करने में पार्टनरशिप्स में किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना है, द अदर काउंटर पार्टीज way more interested in dealing with you if you are a listed company. द थर्ड वन इज मार्केट विजिबिलिटी। लिस्टेड कंपनी है अगर आप, तो ऑब्वियसली आपको पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन मिलती है, एक विजिबिलिटी आपको मिलेगी, आप कहीं भी होंगे। एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड अ पाथ फॉर अर्ली इन्वेस्टर एंड फाउंडर टू मोनेटाइज देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी मैंने डिस्कस किया था कि जो अपने 30-40 साल से बिजनेस कर रहा है वो रिटायरमेंट नहीं ले पा रहा है, बट उसको हम 10-20 करोड़ रुपए देंगे तो वो हैप्पीली रिटायरमेंट ले सकता है। सो दैट्स द एग्जिट अपॉर्चुनिटी। और एक और चीज, कोई अर्ली इन्वेस्टर है जो कंपनी में पिछले 4-5 साल से पैसा लगा के बैठा हुआ है, तो उसको भी एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड द लास्ट वन इज टैलेंट अट्रैक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखिए अगर आप एक प्रोपराइटरशिप या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयज को भी लगता है कि छोटी कंपनी है, दूसरी में काम करूंगा, अब 1-2 साल का आपका एक्सपीरियंस लेके वो छोड़ के चला जाता है। और आपको कॉस्टिंग भी ज्यादा पड़ती है क्योंकि आपको पूरा हार्ड कैश देना होता है उसे एज अ सैलरी। जबकि अगर आप लिस्टेड कंपनी होंगे तो जो आपका एम्प्लॉय है वो ज्यादा, उसकी ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा दिन आपके साथ रहे क्योंकि यू आर एन एमर्जिंग कंपनी। दूसरा, आपको कॉस्ट रिडक्शन में भी बेनिफिट होगा क्योंकि आप कुछ पार्ट एज अ ई शॉप्स इसको दे सकते हैं, उसके पैकेज का जो भी उसका सीटीसी है वो आप एज अ ई शॉप्स भी दे सकते हैं, तो उसमें आपका कैश एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। सो इट इज अ वेरी गुड टूल फॉर कॉस्ट रिडक्शन ऑल्सो एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। So roles of SMEs in Indian market. SMEs plays a very crucial role in Indian economy by fostering innovation, creating jobs, contributing to GDP. It's an innovation hub. SME drive product and process innovation through agility and entrepreneurial spirit. Employment generation. देखिए हमने पढ़ा था अभी 11 करोड़ जॉब्स ऑलरेडी एसएमई सेक्टर दे रहा है। Economic formalization help transition unorganized sector activities into formal economic framework। अभी जो हमारे क्लाइंट ज्यादातर काम कर रहे होते हैं जिनका टर्नओवर लेस देन 50 CR है, वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड वे में ही काम कर रहे होंगे। बट द डेट व्हेन दे डिसाइड टू गो फॉर एन आईपीओ, वो अपने आप से ही फॉर्मली एक सिस्टमैटिक वे में काम करना, आप ही से पूछेंगे कि भाई कैसे क्या करना है। सो इट इज अ गुड टूल टू वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। नेक्स्ट, एसएमई आईपीओ बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर। अभी तक हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, अब जो इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, हमारी कंपनी को पैसा दे रहा है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ग्रोथ पोटेंशियल, अर्ली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हाई ग्रोथ कंपनीज बिफोर दे रीच मेन बोर्ड। सम एसएमई स्टॉक्स हैव डिलीवर्ड एक्सेप्शनल रिटर्न इन द ग्रोथ फेज। देखिए बहुत सारे एसएमई स्टॉक आईपीओ के बाद किसी के रेट कम हो जाता है, किसी के, मैं उस चीज में नहीं जा रहा, बट जो भी अर्ली इन्वेस्टर है वो, अगर मैं एसएमई आईपीओ से मेन बोर्ड में जा रहा है या फिर कोई इन्वेस्टर पहले से पैसा लगा के बैठा हुआ है, एंजल इन्वेस्टर है, तो उनको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ दोनों साइड बाय साइड मिलती है। दूसरा आता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अभी तक हम लोग सिर्फ ब्लू चिप्स में, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में ही पैसा लगाते थे, बट एक हमारे पास एक और पोर्टफोलियो एसएमई आईपीओ जहां हम अपना पैसा लगा सकते हैं। रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, देखिए सेबी की बहुत कम इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट सेबी ओवरसाइट प्रोवाइड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी कंपेयर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सेबी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी
कुछ नहीं बोलेगा। बट बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। आपको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भी सिर्फ एक्सचेंज के पास ही लेके जाना है, आपको सेबी के पास, सेबी से कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं लेने हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी स्टैंडर्डाइज्ड है, तो अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा इजी रहता है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म स्नैपशॉट, देखिए 2012 में लॉन्च हुआ था और आज तक 2025 तक, मेरे ख्याल से मई का या अप्रैल का डाटा है, 550 से ज्यादा एसएमईज लिस्टेड हो चुकी है। और इनकी जो करंट जो कैपिटल रेज करी है इन्होंने 8,780 करोड़। तो अगर मैं पर एसएमई बात करूं, 8,780 इट कम्स टू ऑलमोस्ट 16 CR। यानी कि एक एसएमई ने ऑन एन एवरेज, ये मैं सिर्फ बीएससी की बात कर रहा हूँ, एनएससी की नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बीएससी एसएमई। एक एसएमई ने जिसने भी लिस्ट किया है ऑन एन एवरेज 16 CR लिस्ट किया है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक स्लाइड थी उसमें 70 लाख एसएमईज हैं और अपने 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है पर एसएमई, यानी कि पर सीए 35 एसएमईज हैं। और 35 का मतलब है हमें एक एसएमई से अगर हम लेट से 15 CR का ही, 15 करोड़ का ही अगर हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं, और मैंने बात करता हूँ वो मिनिमम 1% भी अगर आपकी फीस रही उसमें, तो 15 लाख रुपए हो गया। अभी आप जो एसएमई से चार्ज कर रहे होंगे, मुश्किल से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम फीस चार्ज कर रहे होंगे। 50 से लेके 2 लाख के बीच में ही होगी फीस आपकी। किसी की ज्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। आई एम टेकिंग एन एवरेज ऑफ 1 लाख, है ना। और इसमें आप वन टाइम में लगभग 15 लाख मिनिमम अर्निंग आप कर सकते हैं एक एसएमई आईपीओ में। अगर ज्यादा का है वो एसएमई आईपीओ तो ज्यादा भी कर सकते हैं। डिपेंड होगा कि आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फीस मिलती है। तो बीएससी एसएमई प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड लिस्टिंग प्रोसेस विद लोअर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस। मतलब आपकी पूरी लाइफ टाइम फीस हो सकता है आप क्लाइंट से निकाल ली, ये वन टाइम फीस होगी। अगर आप नेक्स्ट ईयर से उसके कंप्लायंस भी करवाएंगे, देन यू कैन इमेजिन 5 to 10 लाख रुपीज आप कंप्लायंस के, सेबी के कंप्लायंस के इजीली चार्ज कर सकते हैं। और ये छोटी ही कंपनी है जो आपके आसपास, जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल है। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनीज को आपको 1,000 करोड़ वाला क्लाइंट चाहिए, 100 करोड़ वाला चाहिए या 50 करोड़ वाला चाहिए। आप 20, 25, 30 करोड़ वाला क्लाइंट भी आप ढूंढ सकते हैं, जो कि जिसका टर्नओवर है और जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है। द बेनिफिट इज, वो बैंक पे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो बैंक लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है। और आईपीओ में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। डिविडेंड भी कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही देना है। तो क्लाइंट के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्लाइंट को सिर्फ वन टाइम एक बार की फीस लगती है, इशू कॉस्ट। उसके बाद में उसे अगर हम कंपेयर करें, अगर हम उसके 10 करोड़ का आईपीओ है और 5-10 लाख रुपए वो साल के दे रहा है, तो हार्डली इट कम्स टू 1% ऑफ इशू साइज। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये क्लाइंट के लिए भी और एज वेल एज सीएस के लिए भी। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। तो एनएचसी emerge platform, it's a dedicated platform, provides comprehensive support through a specialized mentor who guide SMEs through the entire listing process। देखिए एनएससी ने बोला हुआ है, बट इतनी कोई खास मेंटरशिप एनएससी नहीं देता है। आपको एट द एंड अपने प्रोफेशनल्स से ही कंसल्टिंग करनी ही होती है। Investor Connect platform facilitate connection between SMEs and potential investor through roadshows and networking events. Trading infrastructure, state-of-art trading system ensure liquidity and fair price discovery for listed SME stock। देखिए ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई में अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हम शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट्स अ रोबस्ट सिस्टम, सो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। इसको छोड़ देना। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
बोर्ड कंपोजिशन मस्ट इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट। ध्यान कीजिए, कंपनी एक्ट का सेक्शन 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें कंपलसरी होता है। एवरी listed company audit and nomination recommendation committee is also mandatory. Clean regulatory record, no major regulatory action or investigation against the company or its promoter, no willful defaulter। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी मैंने बैंक का डिफॉल्ट किया है और अब मुझे एसएमई आईपीओ और करवा दो, तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है या फिर किसी पे कोई मेजर केस, छोटा मोटा कोई इसमें इनकम टैक्स वगैरह की कोई छोटी या जीएसटी वगैरह का कोई छोटा मोटा नोटिस है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर रेगुलेटरी एक्शन और इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट द कंपनी और इट प्रमोटर। मेजर में हो सकता है मे अफेक्ट गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी और मे बी एनी अदर मेजर इन्वेस्टिगेशन, या फिर कोई विलफुल डिफॉल्टर है वो भी एलिजिबल नहीं है। लीगल कंप्लायंस, adherence to all applicable corporate laws and industry specific regulation। अभी जो हमारे क्लाइंट्स हैं सभी नहीं करते हैं मेरे ख्याल से लेबर लॉज का कंप्लायंस। बहुत कम क्लाइंट होते हैं, तो हमें लेबर लॉज एंड अदर लाइक एनवायरमेंटल लॉज एंड अदर व्हाट्सो एवर लॉ, सबका कंप्लायंस हमें एसएमई आईपीओ के लिए करना पड़ेगा। किसी से भी हम नजर नहीं चुरा सकते इसमें। नो पेंडिंग लीगल इश्यूज दैट कुड materially impact business operation। Disclosure standard, complete and transparent disclosure of all material information in offer document। Financial statement prepared according to applicable accounting standard, that is Ind AS। So IPO benefits for market ecosystem। ये increase the number of tradable stock, enhancing overall market depth and liquidity। देखिए, हम देखते हैं कि यूएस का स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा है, चाइना का बहुत बड़ा है, बट जब हमारा ये हम मार्केट इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री की रेपुटेशन बढ़ती है, आपके स्टॉक मार्केट की बढ़ती है। Sector diversity, introduce new sector and business models to exchange diversifying investment options। देखिए, बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके पास मार्केट एक्सेस नहीं होता है, तो उनको भी मौका मिलता है स्टॉक एक्सचेंज पे आने का, कंपनी लिस्टेड और अपने शेयर इशू करने का। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, create opportunities for retail investor to participate in emerging business growth stories and startups। ये जो भी रिटेल इन्वेस्टर है या फिर एंजल इन्वेस्टर, या जो भी शुरू से एक मतलब चाहता है कंपनी में एक emerging बिजनेस में पैसा लगाने का, उसको एक मौका मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन, कंट्रीब्यूटिंग ब्रॉडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। देखिए, कॉस्टिंग इसमें कुछ फिक्स नहीं है अपना। कॉस्टिंग डिपेंड करता है साइज ऑफ आईपीओ। जितना बड़ा आईपीओ होगा ऑब्वियसली उतनी ही कम फीस होगी। अगर आप 10 करोड़ का आईपीओ लेने चलेंगे तो हो सकता है 15 16 17 20% तक आपकी कॉस्टिंग आ जाए। बट यही आपकी अगर 30 40 50 करोड़ का होगा आईपीओ, तो हो सकता है आपका 7 8% में ही आपका कॉस्टिंग आए क्लाइंट की। तो मैंने बात की थी क्लाइंट को वन टाइम कॉस्टिंग की एज कंपेयर टू बैंक लोन। तो अगर हम उसकी बैंक लोन जो कि वो 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, उससे अगर हम इशू कॉस्ट सिर्फ वन टाइम, वो बैंक लोन आपको हर साल 10% देना है। 10 11, मैं एवरेज रेट ले रहा हूँ 10% का, हो सकता है 11 हो सकता है 9 हो, बट आई एम टेकिंग एन एवरेज। तो उसको वो हर साल पे और लोन भी वापस देना है। इसमें सिर्फ आपको 10% ऑन एन एवरेज लेके चलो, 10% का आपको कॉस्टिंग आएगी। जितना बड़ा आईपीओ होगा उतनी ही कम कॉस्टिंग आएगी जितना छोटा होगा, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी स्मॉल आईपीओ में भी फिक्स ही रहेगी, वो आपकी लार्ज आईपीओ में भी फिक्स ही रहेगी, है ना। तो द लार्जर द आईपीओ, द लेसर द इशू कॉस्ट, एंड द स्मॉलर वन, स्मॉल के लिए उतनी ही ज्यादा इशू कॉस्ट आएगी। एंड दीज कॉस्ट इंक्लूड ऑल द फीस लाइक लीगल, मर्चेंट बैंकर
चार्जेस, रजिस्ट्रार, मार्केटिंग एक्सपेंस, रेगुलेटरी फाइलिंग कॉस्ट, एवरीथिंग। इसके अलावा और कुछ फीस नहीं होती। आप तो द इन्वेस्टर रिलेशनशिप इशू, the investor inverse, there is inverse relation between issue size and percentage cost, means smaller companies face proportionally higher expense। अब बात करते हैं थोड़े से चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं आईपीओ छोटी कंपनीज को। देखिए, रेगुलेटरी डिस्क्लोजर छोटी कंपनीज के लिए प्रोफेशनल्स पे ऑलरेडी इतना बर्डन है, हो सकता है और ज़्यादा बर्डन आ जाए, क्योंकि हर कोई आईपीओ में नहीं है, हर कोई सेबी की प्रैक्टिस में नहीं है, हर कोई एनएससी का या बीएससी का एक्सचेंजेस के कंप्लायंस नहीं करवा पाता, तो ना ही क्लाइंट को पता होता है। तो इसमें रेगुलेटरी डिस्क्लोजर, हाफ ईयरली एंड एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद स्ट्रिक्ट डेडलाइंस एंड फॉर्मेट रिक्वायरमेंट, तो इसमें पेनल्टीज भी ज़्यादा होती हैं। तो this is one of the major challenge in for small companies to compliance with the regulatory requirement। corporate governance, अभी हमारा हो सकता है 2 डायरेक्टरों से भी काम चल रहा हो, 3 डायरेक्टरों से भी काम चल रहा हो, बट मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर रखने होंगे। उसमें एक इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसमें एक वुमेन डायरेक्टर भी हो सकता है आपको बहुत सारी कमिटीज बनानी हो, नॉमिनेशन रिकमेंडेशन कमेटी, अभी हमने देखा था एक ऑडिट कमेटी, फॉर्मल गवर्नेंस प्रोसेस। तो छोटी कंपनीज के लिए थोड़े से ये चैलेंजेस हो सकते हैं, बट हम बात करें जितना हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर हमें 20 करोड़ रुपए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मिल रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जो कि हमें वापस नहीं देना है, दैट इज, तो हम इतना तो कंप्लायंस करवा सकते हैं क्लाइंट का। Material event reporting, immediate disclosure of all price sensitive information to exchanges। इमीडिएट डिस्क्लोजर भी करना होता है कोई मटेरियल चेंजेस है एक्सचेंज को। दूसरा चैलेंज आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। छोटी कंपनीज को अभी आइडिया ही नहीं है कि दे कैन ऑल्सो रेज फंड फ्रॉम स्टॉक मार्केट, सो देयर इज अ प्रोसेस नॉलेज गैप। इनफैक्ट मोस्टली सीएस को छोटी सिटीज में, मैं खुद छोटी सिटी से हूँ, मोस्टली सीएस को पता ही नहीं है कि वो उनके क्लाइंट्स भी एलिजिबल हैं एसएमई आईपीओ के लिए। सो मैनी एसएमईज ओनर लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपीओ प्रोसेस रिक्वायरमेंट एंड बेनिफिट्स। Second, market perceptions, misconception that IPOs are only for larger corporates create psychological barrier। ये हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ ये नहीं कि 1000 करोड़ का ही आपका टर्नओवर होना चाहिए कम से कम, है ना, ऐसा कुछ नहीं। 25 करोड़ का भी टर्नओवर है देन यू आर एलिजिबल, 20 करोड़ का है देन यू आर एलिजिबल। आपको प्रॉफिट थोड़ा, एबिटा थोड़ा ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंजेस आया है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट। पहले 1 लाख का था मार्केट लॉट साइज जो आईपीओ का आता था, रिसेंटली 1 जुलाई से ही 2 लाख का किया है। सो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती जा रही है, बट जितना जल्दी हो सके आप इसमें, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लें, तो उतना अच्छा है, क्योंकि डे बाय डे गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट होती जाती है। क्योंकि कंपनीज भी, बहुत सारी कंपनीज, ये नहीं कि सबके ही मैलिफाइड इंटेंशन है, बहुत सारी कंपनीज तो यही सोच के आती हैं कि बस पैसा उठाया और चलो। सेकंड, एजुकेशनल नीड्स। थर्ड वन, exchanges and regulator needs to intensify educational effort through workshop and guides। थोड़ा सा एक्सचेंजेस को भी वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करने चाहिए फॉर एसएमईज, सो दैट दे विल बी अवेयर अबाउट द प्रोसेस। एडवाइजर एक्सेसिबिलिटी, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एडवाइजर हु स्पेशलाइज इन एसएमई लिस्टिंग स्पेशली इन स्मॉलर सिटीज। देखिए, स्मॉलर सिटीज नहीं, आपको लार्जर सिटीज में ही गिने चुने 1 2 3 4 ही मिलेंगे एसएमईज आईपीओ वाले। स्मॉलर सिटीज में तो हो सकता है एक भी ना मिले। कॉस्टिंग, अब ये ऑनगोइंग फीस है जो ईयरली क्लाइंट को बियर करनी पड़ेगी। लगभग इनिशियल लिस्टिंग फीस आपकी 50,000 रुपये, एनुअल लिस्टिंग फीस लगभग 1 लाख रुपये, ये फिक्स है, आपको देनी ही देनी है एक्सचेंज को। एनुअल कंप्लेंट जो आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं, ऑल्दो मैंने 8 से 10 लाख लिखा हुआ है, बट आप 5 से 10 लाख के बीच में कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका अभी नॉर्मली क्लाइंट है, आप 1 लाख 2 लाख रुपए कर रहे होंगे,
बट 8 से 10 लाख रुपए क्लाइंट को आप कहेंगे 10 लाख रुपए हो सकता है ज़्यादा लगे, बट आप उसे बताओगे कि ये बैंक लोन में आप 10% खर्च कर रहे हैं। और अगर आपने 10 करोड़ का आईपीओ है और 10 लाख रुपए आप कंप्लाइंस फीस ले रहे हैं, ये 1% आई सिर्फ, तो इट इज़ नॉट वेरी ह्यूज अमाउंट। 1% तो क्लाइंट दे सकता है। Am I audible? Yes, now it's fine. लास्ट स्लाइड, ये वाली स्लाइड हमने डिस्कस कर ली थी अभी, दिस वन। नेहा, ओके, एक और बार कर लेते हैं। आप कॉस्टिंग क्लाइंट को 8 से 10 लाख रुपए बता के चलें, वही ठीक है। ऑल दो 5 से 10, 6-7 लाख में भी काम हो सकता है। एडिशनल आईपीओ चैलेंजेस, लिमिटेड लिक्विडिटी। देखिए, छोटी कंपनीज के शेयर इतने इजीली आप रीसेल नहीं कर सकते हैं जितनी कि आप रिलायंस का या विप्रो का या इन्फोसिस का कर पाएंगे। उसमें बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू एसएमईज। बट स्टिल देयर आर मार्केट मेकर्स। शुरू के 3 साल के लिए उन्हें एक मार्केट मेकर मिलता। मार्केट मेकर का हम कभी देखते हैं, अगर टाइम होता है तो डिस्कस करेंगे। लिमिटेड लिक्विडिटी, SME platform often experience lower trading volumes than mainboard, potentially affecting price discovery. Investor may face challenge when trying to exit position in thinly traded stock. वैल्यू इरोजन, देखिए बहुत सारे एसएमईज का क्या होता है, आईपीओ आने के बाद में उसकी शेयर की वैल्यू डेप्रिशिएट होने लगती है। ज्यादातर ये केस एसएमई आईपीओ के साथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन बोर्ड। हाफ ईयरली परफॉर्मेंस प्रेशर में डिस्ट्रैक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक। अभी जिनको सिर्फ साल में एक बार ऑडिट कराने की आदत होती है, वो उनसे कहा जाए कि कोई मटेरियल इवेंट है, आप इमिडिएटली डिस्क्लोज करिए एक्सचेंज को, या आपका हाफ ईयरली डिस्क्लोजर होगा, हाफ ईयरली आपको बैलेंस शीट सबमिट करनी है, तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकलना पड़ेगा फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ आईपीओ। Diluted control. Promoter must accept dilution of ownership and some loss of decision making autonomy. देखिए, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे तो थोड़ा सा तो आपका डिसीजन वो इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसा नहीं कि आप पब्लिक का पैसा भी इस्तेमाल करें और सारा डिसीजन भी आपका हो। चाहे 10% करें, थोड़ा सा तो आपको उसकी भी सुनना पड़ेगा। प्रमोटर मस्ट एक्सेप्ट डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। थोड़ा सा आपको 100%, अगर आप अभी ओनर हैं, इक्विटी होल्ड कर रहे हैं, तो 30, 40, 50% आपको डाइल्यूशन भी, बट इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस किसी ने भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हार्डली 2 लाख या 4 लाख रुपए किया हुआ होगा, उसके लिए वो भी एक इन्वेस्टर बैठा होगा तमिलनाडु में, एक महाराष्ट्र में, एक दिल्ली में, एक राजस्थान में, तो इट वॉन्ट इम्पैक्ट मच। बट आप डिसीजन आप ही का रहेगा। थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह बोर्ड में जब होंगे तो थोड़ा सा उनका सुनना ही पड़ेगा। पब्लिक शेयर होल्डर इंटरेस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड इन ऑल मेजर बिजनेस डिसीजन। देखिए, इन्वेस्टर के अगर आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आपको इंटरेस्ट भी, उसका जो वैल्यू है उसकी इन्वेस्टमेंट की, वो भी आपको बढ़ा के देनी है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा लिया और टाटा बाय बाय, मैं तो नहीं जानता जी।
तो इन्वेस्टर जो आपका शेयर होल्डर है, आपको हर एक डिसीजन उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, प्रोफेशनल में सबसे पहले क्लाइंट तो ऑब्वियसली सीए के पास जाएगा, बट मर्चेंट बैंकर प्लेज अ वाइटल रोल इन एसएमई आईपीओ। देन कम्स लीगल एडवाइजर एंड रजिस्ट्रार टू इशू। इसमें सबसे ज्यादा रोल मर्चेंट बैंकर का रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर के पास पास में डायरेक्टली क्लाइंट नहीं जाता है, क्लाइंट सीए के पास ही होता है। तो वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड मर्चेंट बैंकर। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, थर्ड इज ड्यू डिलिजेंस, एंड फोर्थ इज रेगुलेटरी अप्रूवल। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ी सी सेबी की भी रेगुलेशन होती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेबी ने लिबर्टी दी हुई है। दो दो रेगुलेशन आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। एक इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, सेकंड लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन। सिर्फ ये दो रेगुलेशन आपको देखनी है। उसके अलावा आपको एक्सचेंज के रेगुलेशंस देखनी है, कंपनीज एक्ट देखना है, उसके अलावा एमएसएमई एक्ट का थोड़ा बहुत देखना होगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस की दिक्कत है नहीं। रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव, सेबी रेगुलेशन एम्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट while facilitating capital formation for business. The regulatory framework covers eligibility criteria, disclosure requirement, and post-listing compliance obligation. SME specific provision. SEBI has tailored regulation for SMEs organizing their unique needs and constraints. These include relaxed eligibility norms and streamlined disclosure requirement compared to main board. देखिए, अभी थोड़ी सी सेबी का और देख लेते हैं। सेबी के क्या रूल्स हैं। अभी हमने जो पहले पढ़े थे वो एक्सचेंज के रेगुलेशंस, एक्सचेंज के रूल्स पढ़े थे। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेबी का भी देख लेते हैं। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल मस्ट नॉट एक्सीड 25 करोड़ टू रिमेन एलिजिबल फॉर एसएमई प्लेटफॉर्म। आपकी पोस्ट इशू कभी भी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड एज मेन बोर्ड। एंड आपको सारे कंप्लायंस मेन बोर्ड की तरह ही करने होंगे। मेन जो डिफरेंस रहता है मेन बोर्ड में और एसएमई में, वो मेन बोर्ड में आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल सबमिट करने होते हैं और एसएमई में आपको हाफ ईयरली करने होते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन साइज एंड ट्रेडिंग लॉट ऑफ 2 लाख टू एंश्योर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। देखिए, अगर 15,000 अगर आप मेन बोर्ड में लगा रहे हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो कोई भी लगा देता है। मैं तो बिना देखे लगा देता हूँ मेन बोर्ड वाले में। मैं कोई कंपनी नहीं देखता, क्योंकि मिलता भी कभी कभी है। साल में एक बार मिल गया, 2 साल में एक बार मिल गया। बट जब आप छोटी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी कहती है कि आप पहले खुद स्टडी करिए, खुद पढ़िए कंपनी के बारे में, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कंपनी के ऊपर। वी आर जस्ट गिविंग द लिबर्टीज टू एसएमई सो दैट दे कैन ग्रो एंड प्रॉस्पर। सो आपको खुद ही स्टडी करना है। इसलिए मिनिमम लॉट साइज और मिनिमम ट्रेडेबल साइज, आप ऐसा नहीं कि 2 लाख में से 50,000 के शेयर, आपको पूरा लॉट ही बेचना पड़ेगा। जो खरीद रहा है उसको पूरा लॉट ही खरीदना है ना। तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज अब इसमें 2 लाख का हो गया है। 30 जून तक ये 1 लाख रुपए का था। द हायर थ्रेशोल्ड लिमिट एम्स टू limit retail participants to more sophisticated investor. Reporting requirement. Half yearly reporting requirement instead of quarterly reporting required for main board companies. This includes compliance burden while maintaining adequate transparency. इसमें डायरेक्टर लॉकिंग का भी थोड़ा सा रहता है कि जो एक पहले हमने पढ़ा था लास्ट, जो जब हम आईपीओ निकालते हैं उससे 1 साल पहले तक डायरेक्टर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये है प्रमोटर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो प्रमोटर है, उसका भी लॉक इन रहता है। मिनिमम 20% तो उसको होल्ड करने ही करने हैं 5 साल तक। एडिशनल प्रमोटर शेयर अगर
remaining promoter shareholding subject to 1 year lock-in in period of 50% shareholding and 2 year for another 50%. Other IPO shares, other pre-IPO shares, share held by non-promoters before IPO are locked in. Exception exists for specific categories of institutional investor and venture capital funds. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए एग्जाम्पशंस है, बट डायरेक्टर्स प्रमोटर्स के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है इसमें। एक हम रचना इंफ्रास्ट्रक्चर की केस स्टडी देख लेते हैं। देखिए, ऐसा कहते हैं कि जिसमें डायरेक्टर होल्डिंग कम है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, उसके उस कंपनी में ज़्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू जिसमें प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा, सॉरी, जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है उसमें रिस्क कम है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग कम है उसमें रिस्क ज़्यादा है। बट अभी हम इसके बाद एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये 2022 में आया था रचना इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एसएमई आईपीओ, 76 करोड़ का कैपिटल रेज करी थी। लिस्टिंग गेन 31%, इशू प्राइस वाज 135, यानी कि 30%, 170 के आसपास ये जाके खुला। आज की डेट में अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो ये 40 अराउंड 40 रुपीज ट्रेड कर रहा है, जबकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग 66% है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अब नेक्स्ट एक हम देखते हैं एक और एग्जांपल, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन। इसमें प्रमोटर होल्डिंग आपकी, इसने 90% लिस्टिंग गेन किया था। इशू प्राइस इसका 52-54 रुपये था, और आज ये 87 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग 28% है। यानी कि रचना इंफ्रास्ट्रक्चर से में 66% थी, उसका तब भी शेयर 40 रुपीज पे आ गया, और द्रोणाचार्य में सिर्फ 28% प्रमोट होल्डिंग है। स्टिल इट इज ट्रेडिंग ऑन 90%, इट इज स्टिल ट्रेडिंग ऑन 87, मतलब 30 लगभग 60-70% के प्रॉफिट पे अभी एक ट्रेड कर रहा है। बट इशू प्राइस वो अभी टच नहीं कर पाया है स्टिल, बट परफॉर्मिंग गुड। इससे पहले हमने अभी जो बात की थी वो सिर्फ बीएससी एसएमई पे बात करी थी कि बीएससी एसएमई पे कितने एसएमईज आईपीओ आ चुके हैं। अब हम बीएससी प्लस एसएमई दोनों की बात करेंगे। अगर दो बीएससी प्लस एनएससी एमर्ज दोनों की बात करेंगे, दोनों को मिला के अगर हम देखें, लगभग 1,000 से ज़्यादा आईपीओ आ चुके हैं, और कंपनीज 19,400 करोड़ ऑलरेडी रेज कर चुकी हैं। और इसमें मल्टीपल सेक्टर, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सर्विस सेक्टर से हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग से हैं या फिर आप ट्रेडिंग सेक्टर से हैं। मतलब ट्रेडिंग में भी आपने देखा होगा, लास्ट ईयर एक दिल्ली का आईपीओ आया था, डेट इज 12 करोड़ का आईपीओ था वो, और उसकी एक बाइक टू व्हीलर की एजेंसी थी, उसके 2600 करोड़ के बिड आ गए। यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एसएमई आईपीओ पे, कोई भी ट्रेडर भी ला सकता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे ना ही करो, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है, किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल, थोड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस टर्नओवर देखा 20 करोड़ का, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है किसी पर्टिकुलर कंपनी का, पता पड़ा उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल हो गई और इन्वेस्टर का सारा पैसा खत्म। तो ऐसा भी मत ना करो, ऐसे क्लाइंट को भी मत लेकर आना। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग या एक बेस होना चाहिए उसका, या फिर ट्रेडिंग हो तो ऐसे आइटम में हो जो कि सप्लायर से अफेक्ट ना हो पाए, इसके मल्टीपल सप्लायर हो, है ना, या फिर सर्विस सेक्टर में हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आईपीओ आप किसी का भी ला सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। The future of SME IPO. Conclusion: SME catalyst for economic growth. The growing SME market representation presents a critical pathway for business expansion and economic development in India. SME IPO enables innovation and job creation by providing capital to emerging business. Ongoing reforms
रेगुलेटरी बॉडीज कंटिन्यू टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। देखिए अभी मैंने बात की थी ऑनगोइंग रिफॉर्म्स की, अभी 1 तारीख से ही मिनिमम लॉट साइज 1 लाख से 2 लाख कर दिया है, तो रिफॉर्म्स ये धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते चले जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग क्लाइंट को अप्रोच करो। Financial inclusion: SME exchanges democratize capital market by bringing smaller companies into formal financial system। फिलहाल हमारी ये वाली स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, अभी हम एक और दूसरी स्लाइड में ओपन। ये विजिबल है BSc स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इज इट विजिबल? Yes, visible है sir. ठीक है, ये ब्रोशर है BSc SME प्लेटफॉर्म से मैंने डाउनलोड किया था, इससे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। MSME एम्बॉडी ग्रोथ एंड स्पिरिट एंटरप्रेन्योरशिप। 6.3 करोड़ MSME currently working in India, 30% more than 30% to contributing to India's GDP, 45% contribution to export output एंड नियरली MSME हमने पढ़ा था SMEs का 11 करोड़, बट अगर हम उसमें MSME माइक्रो एंटरप्राइजेस भी मिला लें, नियरली 24 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे आर जनरेटिंग। ठीक है ना? अनेबलिंग वेल्थ क्रिएशन एंड बूस्टिंग social economic development, regulated platform for SMEs to raise funds from public, harbor and investor friendly environment, committed to growth of SMEs, enabling of SMEs from unorganized sector scattered throughout India into regulated and organized sector. Promoter can raise funds for business growth while unlocking value of their company by bringing visibility and credibility to it। ये सारे पॉइंट लगभग हम स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। हेल्प्स रेज ग्रोथ कैपिटल एंड एक्सपेंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। की बेनिफिट्स इसको छोड़ देते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन एंड बेनिफिट्स फॉर SME IPO। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 CR, नॉट मोर देन 25 CR। नेट वर्थ, ये BSc का पढ़ रहे हैं, अभी NSC का ब्रोशर बाद में देखेंगे। नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 CR फॉर 2 preceding फाइनेंशियल ईयर। ये मैंने आपको जब कंपैरिजन किया था BSc SME एंड NSC अमर्ज का, तब देखा था हमने। नेट टेंजिबल एसेट ₹3 करोड़ इन लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। The track record of the applicant company seeking listing should be at least 3 years. If the company has taken over proprietorship concern, registered partnership firm LLP। देखिए ये BSc SME से डाउनलोड किया है, ये भी कह रही है कि proprietorship रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म LLP शुड बी एटलीस्ट 3 ईयर। यानी कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप भी है, उसको भी लास्ट 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रोवाइडेड एप्लीकेंट कंपनी सीकिंग लिस्टिंग शुड हैव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 1 full financial year एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल ऑफ 1 full financial year। इफ नो ट्रैक रिकॉर्ड, इसकी भी बात की थी, नो ट्रैक रिकॉर्ड फॉर 3 years, then project for which IPO is being proposed should be appraised and funded by financial institution। Provided applicant company seeking listing should have track record of operation for at least 1 full financial year and audited financials for 1 full financial year। मतलब 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए, 1 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर कोई 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है तो भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1 CR, फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट from operation of at least 1 CR for any 2 out of 3 previous financial year at the time of filing the draft of a document। ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। एबिटा आपका 1 करोड़ का होना चाहिए लास्ट प्रीवियस 3 ईयर, एनी 2 of the previous 3 ईयर, यानी कि पिछले 3 में से किसी भी 2 साल में। यानी कि अब आपका लास्ट ईयर में नहीं है, बट लास्ट टू लास्ट ईयर और
थर्ड लास्ट ईयर में है तो भी चलेगा, या फिर आपका सेकंड लास्ट ईयर में नहीं है और थर्ड लास्ट ईयर में है एंड लास्ट ईयर में है तो भी यू आर एलिजिबल। दूसरा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। देखिए नेट प्रॉफिट हो सकता है आपके क्लाइंट का 30-40 लाख हो, बट जब आप उसमें डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट वगैरह ऐड करेंगे तो बहुत सारे क्लाइंट की एलिजिबिलिटी यहाँ बन सकती है। क्योंकि मशीनरी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है आज की डेट में क्लाइंट का, वो भी 4-5-6 करोड़ से, जिसका 20-30-40 करोड़ का टर्नओवर है उसको भी आज 5 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। तो आप 15% से डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे तो भी 75 लाख का होता है। और प्रॉफिट आज की डेट में प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कम दिखाती हैं या छोटी कंपनीज कम दिखाती हैं, बट आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 50-60 लाख का, उसके बाद में इंटरेस्ट भी होगा उसका 40-50 लाख का, तो 1.5-2 करोड़ आराम से एबिटा आपका बैठेगा। डिमैटेरियलाइजेशन, ट्रेडिंग टू बी मैंडेटरीली फैसिलिटेटेड इन डिमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। इसमें फिजिकल फॉर्म अलाउड नहीं है, डीमैट फॉर्म में ही आपको शेयर ट्रेड आईपीओ इशू करना होगा। Company should mandatorily have website. Website is mandatory for immediate इंफॉर्मेशन को साथ ही साथ आपको बताने के लिए वेबसाइट होना कंपलसरी है। नो चेंज इन प्रमोटर, नो इन प्रीसीडिंग 1 year फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन ऑन पीएससी फॉर लिस्टिंग ऑफ एसएमई सेगमेंट। ये भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट के 1 साल में कोई भी प्रमोटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नोट लिखा हुआ है नीचे, कूलिंग ऑफ पीरियड गैप ऑफ एटलीस्ट 6 months फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल एंड रिजेक्शन ऑफ सेबी एक्सचेंजेस। अगर आपका आईपीओ बाई चांस रिजेक्ट हो जाता है बाई एनी रीजन, तो आपको एटलीस्ट 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा। आप 6 महीने से पहले दोबारा से एलिजिबल नहीं हो सकते फॉर आईपीओ, फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर आईपीओ। नेक्स्ट, देखिए ये स्टैटिस्टिक्स बहुत काम की है। आप देखिए महाराष्ट्र में और गुजरात में सबसे ज्यादा आईपीओ, मोर देन 350। और अगर हम पूरे सीआईआरसी की बात करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान 20, उत्तर प्रदेश 17, और छत्तीसगढ़ 7, मध्य प्रदेश 8। ये मेरा डाटा नहीं है, ये बीएससी का डाटा है। मुझे भी देख के आई वॉज शॉक्ड। हमारा 70 तक गिनती नहीं पहुंच पा रही पूरे 7 स्टेट की। फिर हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में पैसा क्यों है, गुजरात वाले इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, बिकॉज दे आर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हुई हैं वो अवेल कर रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग। और हमारी 7 स्टेट का मिला के सिर्फ 70 तक अभी तक एसएमई आईपीओ आ पाए हैं पिछले 12-14 साल में, सोचिए। तो अभी भी हमारे पास, और ऐसा नहीं कि हमारे पास एसएमईज नहीं है, हर एक सीए के पास 10-15-20 एसएमईज निकल आएंगी। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 20-30-40 करोड़ के क्लाइंट सभी के पास होंगे जिनका टर्नओवर 20-30-40-50 करोड़ का है। तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, वी कैन अप्रोच अवर क्लाइंट। एंड इसमें देखिए आपको फीस भी बहुत अच्छी मिलेगी अगर आप कंप्लायंस में भी जाते हैं। अगर आप नॉर्मल क्लाइंट का कंप्लायंस करवा रहे हैं 2 लाख रुपए ले लेंगे मैक्सिमम साल के, इसमें आप मिनिमम 5-7 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं इजीली। और क्लाइंट भी आपको खुशी खुशी दे सकता है। मैंने आपको समझाया, अगर आप 20 करोड़ का आईपीओ ला के देंगे उसे और आप 10 लाख रुपए कंप्लायंस के लेंगे, तो आधा परसेंट पड़ रहा है क्लाइंट को, वो खुश होके दे सकता है अगर आप उसको कन्विंस कर दे तो। उसके अलावा बैंक लोन हर एक क्लाइंट ले रखा है, बैंक लोन हर एक क्लाइंट ने ले रखा है। हर साल वो 10% उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। दूसरा, उसको ये डर है कि बैंक की किस्त भी वापस देनी है, बैंक लोन रिन्यूअल, लिमिट रिन्यूअल। और ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस आपको बैंक लोन में नहीं करना है, कंप्लायंस तो आपको बैंक लोन में भी करना है। वो हर साल आपसे ऑडिटेड, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मांगते हैं, नेट वर्थ मांगेंगे। तो क्लाइंट का पैसा, क्लाइंट को उसमें भी कॉस्टिंग पड़ रही है तो इसमें भी पड़ेगी। तो क्लाइंट, और बैंक लोन से बहुत कम कॉस्टिंग पड़ेगी, यू कैन इजिली कन्विंस योर क्लाइंट। नेक्स्ट,
कंपनीज लिस्टेड 556 कंपनीज, 556 कंपनीज आर लिस्टेड टिल 19 फरवरी 2025। ये बीएससी की है, एनएससी की अलग है। क्यूमुलेटिव फंड रेज्ड 8,780 CR। मेन बोर्ड माइग्रेशन 556 में से बीएससी बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 191 कंपनी मेन बोर्ड में माइग्रेट कर चुकी है। मार्केट कैपिटल ऑफ लिस्टेड एसएमईज 1 करोड़, यानी कि जो 8,780 CR जो इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टर ने पैसा अपना, वो 1,59,000 करोड़ आज की डेट में है। तो एक मिथ ये भी है कि एसएमई में पैसा डूबता ही डूबता है, एसएमई में ज्यादा पैसा नहीं बनता इन्वेस्टर का। बट बीएससी की अगर हम स्टैटिक्स देखें तो बीएससी अगर मार्केट कैप 1,59,00,000 कह रहा है तो 20 टाइम रिटर्न इन लास्ट 20 ईयर, लास्ट 15 ईयर, तो एक बहुत अच्छी रिटर्न है। इसके बाद में हम दूसरी स्लाइड देख, एनएससी का ब्रोशर चेक करते हैं एक बारी। देखिए, एनएससी एमर्ज, इन्होंने नाम ही रखा है एनएससी एमर्ज, दैट इज फॉर एमर्जिंग कंपनीज, स्मॉल emerging companies, investment opportunities in emerging companies। NSE बारे में एक बार पढ़ देते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, हैज ट्रांसफॉर्म्ड द कैपिटल मार्केट based on technology, innovation, and high standard of governance and management practice. It has played a critical role along with the regulator in reforming the Indian securities market in terms of microstructure, market practice, and trading volumes. NSC's business practice, governance model, and high level of integrity and transparency have earned it the trust of financial market worldwide. Among the many accolades means the mementos जो प्राइज वगैरह मिलते हैं, the coveted CII, Confederation of Indian Industries, and Export Import Bank prize for business excellence received twice is recognition of NSE's remarkable journey. According to World Federation Exchange Statistics, NSE is the largest derivative exchange in the world in terms of contract traded in, ranks among the top global exchanges in terms of number of equity trades. NSE flagship index Nifty 50 has become a benchmark of Indian economy. NSE is committed to improve financial well-being of people and development of capital market in India. It recognizes and accepts the critical role it plays to integrate India into global market. NSE provides and operates a market ecosystem which is transparent and efficient, and at the same time offer high level of safety, integrity, and corporate governance, providing ever-growing trading and investment opportunities for all categories of investor. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कंपनीज लिस्टेड ऑन एनएससी एमर्ज। इसका डाटा है हमारे पास, बीएससी का था फरवरी 2025 का, एनएससी ने अभी अपडेट नहीं किया हुआ है। एनएससी का है 31 मई 2024। नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड 476। मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो पहले बढ़ते हैं कैपिटल रेज 10,702 CR, और 10,000 करोड़ का आज की डेट में मार्केट कैपिटल हम देखें तो 1,45,385 करोड़, यानी कि लगभग 14% रिटर्न हमें मिली है एनएससी अमर्ज पे, और बीएससी एसएमई पे हमें लगभग 20% का रिटर्न अभी दिखा था। तो ये भी सिर्फ एक मिथ है कि एसएमईज आईपीओ जो होते हैं उनके शेयर की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। अगर हम ये वाली स्टैटिस्टिक्स देखें तो लगभग हमें 15-20% का रिटर्न मिल रहा है। और एक बार अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, सबसे ज्यादा आप याद करिए जब इलेक्शन ईयर था 2024, सबसे ज्यादा आईपीओज 138 उसी ईयर में आए थे, 23-24 में। उससे पहले 2017-18 में।
है ना। तो इलेक्शन ईयर में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बूम पे भी था शेयर मार्केट, स्पेशली आफ्टर दिसंबर 2023। अब 3-4 स्टेट के इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनएससी का एक बार और देख लेते हैं। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल इज सेम। ये अभी हम एसएमईज के बारे में बात कर रहे हैं। एनएससी का टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए अलग से भी क्राइटेरिया है, वो भी अभी देख लेंगे। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ 25 करोड़ फॉर एसएमईज कंपनी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर, पॉजिटिव नेटवर्थ। जबकि बीएससी में हमने देखा था नेटवर्थ 1 CR थी आई थिंक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 CR है। बेनिफिट्स हायर विजिबिलिटी एंड प्रोफाइल्स, हायर विजिबिलिटी एंड प्रोफाइल, higher credibility with stakeholder like customer, vendors and employees, etc. Alternate asset class for investors, unlock value of e-shops to attract and retain talent। ये हमने देखा था एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए ई शॉप्स के हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। आज की डेट में आप देखते होंगे ज्यादातर जो एम्प्लॉय सीटीसी जिनका होता है, सपोज किसी का 30 लाख है तो उसमें 10 लाख हो सकता है ई शॉप्स का ही पार्ट हो, जो कि 3 साल बाद मिलता है। तो इट विल हेल्प यू इन रिटेनिंग योर एम्प्लॉय एज वेल एज रिड्यूसिंग द कॉस्ट। अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन, लिक्विडिटी एग्जिट फॉर इन्वेस्टर, माइग्रेशन टू मेन बोर्ड, वाई एनएससी emerge, credible admission process, state of art trading system, हाई क्वालिटी इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, एसएमई मेंटरिंग। एक बार टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए देख लेते हैं अलग से क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए भी 25 CR ही है। ट्रैक रिकॉर्ड भी सेम है 3 ईयर। एनुअल रेवेन्यू जो कि अभी तक हमने कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं देखी थी, नॉट लेस देन 10 CR। पॉजिटिव नेटवर्थ, ठीक है ये तो एसएमईज के लिए भी है। बट जो अलग से एक रिक्वायरमेंट है इसमें टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्या होते हैं ये भी हम नीचे पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एनुअल रेवेन्यू मिनिमम 10 करोड़ होना कंपलसरी है। फॉर एनएससी, बीएससी में ये वाला क्राइटेरिया नहीं था। एनएससी में अगर आपको टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में लिस्ट कराना है उसके लिए क्राइटेरिया है, बीएससी में हमने ये वाला क्राइटेरिया नहीं देखा था। शेयर होल्डिंग कंडीशन एटलीस्ट, सॉरी पहले एनुअल ग्रोथ देख लेते हैं। 20%, इसमें एनुअल ग्रोथ का एडिशनल क्राइटेरिया भी है। 20% नंबर ऑफ यूजर या रेवेन्यू ग्रोथ या कस्टमर बेस। सपोज आपका कुछ ऐसा बिजनेस है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, नंबर ऑफ यूजर्स, आप सपोज फेसबुक जैसा आपने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उसमें आपके नंबर ऑफ यूजर मिनिमम 20% से बढ़ने चाहिए जो आपका कस्टमर बेस है। या रेवेन्यू ग्रोथ, अगर यूजर नहीं बढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट रेवेन्यू ग्रोथ 20% होनी चाहिए, एनुअल ग्रोथ लास्ट के 3 साल की। शेयर होल्डिंग कंडीशन एटलीस्ट 10% प्री इशू कैपिटल एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, हेल्ड बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और मेंबर ऑफ एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क ऑफ प्राइवेट इक्विटी फर्म। ये नॉर्मल एसएमई में, अगर आप अदर देन टेक्नोलॉजी एसएमई में ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने आपकी इक्विटी 10% होनी ही होनी चाहिए, या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर भी अब आप कहेंगे कि किसी से भी पैसा लगवा देते हैं, ऐसा नहीं है। एंजल इन्वेस्टर के लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। सच इन्वेस्टर नेटवर्क ऑफ प्राइवेट इक्विटी शुड हैव एन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप इकोसिस्टम in 25 or more startups and aggregate investment is more than 50 CR। मतलब 25 से ज्यादा स्टार्टअप में उन्होंने इन्वेस्ट किया होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी दोस्त से इन्वेस्ट करवा लिया या फिर किसी रिश्तेदार से करवा लिया 1-2 करोड़, ऐसे नहीं चलेगा। मिनिमम 25 स्टार्टअप एंड उनका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 50 CR का होना चाहिए। अब देख लेते हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्या होता है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी,
The word is driven by technology or intellectual property, such as but not limited to information technology, data analytics, biotechnology, nanotechnology, e-commerce, genetic engineering, space technology, 3D printing, artificial robotics. ये देखिए, ये कोई साइंस वाला बंदा तो आपको बता सकता है, आई एम फ्रॉम कॉमर्स साइड। सो जितना मेरे समझ में आया उतना ही मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। सेकेंड, इसने बेनिफिट बताए हुए अल्टरनेट एसेट क्लास फॉर इन्वेस्टर। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ लार्ज कैप में या मिड कैप में ही इन्वेस्ट करके रखना है। NSE/MH प्रोवाइड एन अल्टरनेट एसेट क्लास फॉर इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ स्टेज कंपनीज। These companies are trying to establish a hold in market and are looking to raise capital to scale their operation, explore new market, fund and research and development. This asset class is suitable for informed investors who are willing to invest in patience capital in promising companies. देखिए, हर किसी को SME IPO में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो स्टडी नहीं कर पा रहा है, जो इन्वेस्टर सोचता है, जो आंख बंद करके IPO आया तो पैसा लग गया। पहले हमने वर्ड पढ़ा था सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, अब यहाँ पे NSE ने बोला हुआ है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर एंड हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन पेशेंस कैपिटल। कहने का मतलब थोड़ा लंबे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, प्रॉमिसिंग कंपनी सीकिंग रिटर्न ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड। ऐसा नहीं कि आपने SME में आज पैसा लगा दिया तो आपको 1 महीने 2 महीने बाद रिटर्न मिल जाए। कम से कम 5 से 10 साल का आप एक व्यू लेके चलिए, उसके बाद में आप कंपनी को अच्छे से, आप कंपनी को स्टडी चलिए, 5 से स्टडी करके चलिए, 5 से 10 साल का आप व्यू पॉइंट लेके चलिए, तो आप SME IPO में पैसा लगाओ, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। इन्वेस्टर टुडे हैव access to high growth potential SMEs which have diverse portfolio profiles across multiple sectors and offering varied product ranges. Existing investors such as angel investor, venture capital fund, and other find its viable platform to exit opportunities. Exit opportunities कैसे? सपोज किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें हमने प्राइवेट इक्विटी फंडिंग करवा रखी है। अब जो एंजल इन्वेस्टर या वेंचर VCF है वो निकलना चाहता है, तो SME IPO इज अ वेरी गुड वे टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनीज, बिकॉज एंजल इन्वेस्टर को दूसरा इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। एंजल इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को, मतलब बहुत कम होता है ऐसा, रेयर केसेस में। या VCF जो ये एग्जिट करते हैं, ये मोस्टली IPO के थ्रू ही करते हैं अपॉर्चुनिटी। और छोटी कंपनीज में अगर उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, देन दे शुड हैव देयर ऑल्सो। हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी यहाँ पे, सच एंजल इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी शुड हैव इन्वेस्टमेंट, नहीं यहाँ नहीं कहा था, एक जगह हमने पढ़ा था कि एंजल इन्वेस्टर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो शायद BSc में पढ़ा था। मतलब वो एग्जिट कर सकता है, बट वो प्रमोटर के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड है, एंजल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। तो एंजल इन्वेस्टर एग्जिट कर सकता है जो भी उसने पैसा लगाया हुआ है। Existing investor opportunity for well-informed investor to participate in company's growth at an early stage. Regulatory framework. इन्होंने यहाँ पे मेन बोर्ड से कंपेयर करा हुआ है। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल लेस देन 25 CR, नॉट मेन बोर्ड में नॉट लेस देन 10 CR। मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज, ये अभी तक हमने शायद नहीं देखा था। मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज SME IPO में कम से कम 50 होनी चाहिए और मेन बोर्ड में एटलीस्ट 1000। ऑब्जर्वेशन ऑफ DRHP बाई एक्सचेंज बाई सेबी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सेबी कुछ नहीं करेगा। हमें जो ड्राफ्ट रेड हेरेंट और DRHP है, वो सेबी को सबमिट करना होता है, बट सेबी अपना ओपिनियन नहीं देता है उस पर, ओपिनियन सिर्फ एक्सचेंज ही देता है। जबकि मेन बोर्ड में क्या होता है, मेन बोर्ड पे ओपिनियन सेबी भी देता है, एक्सचेंज भी देता है। ये IPO एप्लीकेशन साइज नॉट लेस देन 1 लाख, ये अभी 2 लाख हो गया है, ये अपडेटेड नहीं है। ये वाली जो PDF है, ये 2 लाख हो गया है 1 तारीख से, ये 1 जुलाई। मिनिमम एप्लीकेशन साइज मेन बोर्ड में 10 से 15,000 है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हाफ ईयरली, क्वार्टरली। मार्केट मेकिंग मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी।
अब आप कहेंगे मार्केट मेकिंग क्या होती है। मार्केट मेकिंग आप ये समझिए कि एसएमईज कंपनीज के शेयर हर कोई नहीं खरीदता इजीली। आपने एसएमई में आईपीओ में पैसा लगा दिया, अब आप शेयर बेचना चाह रहे हैं, बट आपको इतने रेडी शेयर नहीं मिलेंगे। बट जो मार्केट मेकर होता है उनको ये कंपलसरी होता है कि नेक्स्ट 3 ईयर तक वो वो शेयर खरीदेंगे ही। अगर कोई सेलर नहीं है, दे विल एक्ट एज अ सेलर। इफ देयर इज नो बायर, दे विल एक्ट एज अ बायर। दैट इज द वर्क ऑफ मार्केट मेकर। तो इतना रिस्क नहीं है लिक्विडिटी का। 3 साल की तो गवर्नमेंट ने ये कंडीशन डाली हुई है कि देयर शुड बी अ मार्केट मेकर। देखिए मेन रोल जो प्ले करता है उस वो मेन रोल होता है सिर्फ मर्चेंट बैंकर का। वी आर एन इंटरमीडियरी, वी आर अ ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आईपीओ प्रोसेस ऑन एमर्ज। इसमें तो एमर्ज लिखा हुआ है। ऑन एनी टाइप ऑफ आईपीओ मर्चेंट बैंकर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल and also role in post-listing phase. Their responsibility are higher on the Emerge platform, as in addition to conventional role of managing and underwriting IPO, they are also responsible for ensuring market making of the period for 3 year। यानी कि 3 साल तक इन्वेस्टर को ऐसा नहीं होगा कि उसे अपने शेयर के लिए बायर ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई बायर नहीं होगा तो मर्चेंट बैंकर की ये जिम्मेदारी है कि वो उसका शेयर खरीदे। Merchant banker registered with SEBI are eligible to manage issues on SME platform। ये क्लास 1 एक लाइसेंस होता है सेबी का, वाले मर्चेंट बैंकर एलिजिबल होता है। How to choose an appropriate merchant banker? Tie up with the merchant banker of an appropriate profile is important for long-term success of IPO। देखिए मर्चेंट बैंकर बहुत सारे मिलेंगे, बट आपको कौन सा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा किससे आपसे के रिलेशन कैसे हैं, कौन से मर्चेंट बैंकर ने कितने आईपीओ ला चुका है, कितना उसको एक्सपीरियंस है, कितने उसके रिजेक्शन रेट क्या है उस मर्चेंट बैंकर का। तो बहुत सारी चीजें हैं। रिसर्च कैपेबिलिटी, इन्वेस्टर रिलेशन, इन्वेस्टर भी आपको लाने पड़ते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए उसका, मार्केट मेकिंग के कैपेबल होना चाहिए मर्चेंट बैंकर, इंडस्ट्री फोकस, Emerge admission and listing process, listing framework. Emerge has a transparent admission process which ensures that issuer walk through planned route to listing, while the investor are assured to credibility and faster and more efficient IPOs, resulting in lower turnaround time and cost for participant. Credible admission process, transparent, credible, and efficient admission process. Strong emphasis on governance of the issuer. High quality disclosure from issuer. Disclosures from issuer. Emphasis on credible reporting on the यूज ऑफ प्रोसीड्स। देखिए एनएससी इसमें थोड़ा सा एनएस एक्सचेंज का थोड़ा सा एसएमई आईपीओ में ओवरव्यू ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू सेबी। पोस्ट लिस्टिंग भी वो देखता है कि जिस जो कंपनी है वो एज पर जो ऑब्जेक्ट थे हमारे आईपीओ के उसी प्रोसीड्स को वहीं पे इन्वेस्ट कर रही है या फिर नहीं। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर। सपोज कोई मटेरियल इवेंट हुआ, कंपनी ने एक्सचेंज को डिस्क्लोज किए करा और एक्सचेंज का काम है उस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना इन्वेस्टर में। Robust trading platform. A robust platform has been developed to provide user with sufficient trading experience. The SME securities will be traded on same terminal as the main board scripts with unique code SMSG to differentiate them. Trading system provides a separate front to market makers to place their codes and characterize with codes with distinct identifies. Market makers on Emerge. Emerge will have makers with two-way eligible codes. टू वेज मतलब अगर बायर नहीं है तो भी वो बाय करेगा, और सेलर नहीं है दे शुड हैव स्टॉक ऑफ शेयर सो दैट buyer can purchase the share. In each trading session, minimum presence would be 75% in each session. This result is mandatory. This will result in mandatory security for 3 years post listing.
इससे हेल्प क्या होती है? बेटर प्राइस डिस्कवरी, शेयर का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो डिटरमाइन करता है, designated market makers for each scripts, eligible quotes in each trading session, minimum liquidity ensured. All existing members of the exchanges are eligible to act as market maker for SME issuer provided they qualify the exchange criteria and have completed the registration process. जो existing members हैं like Motilal Oswal and IIFL, they all are eligible. NSE initiative for SMEs, awareness session among SMEs on alternative funds raising mechanism through capital market. NSE के भी webinars वगैरह होते रहते हैं, handholding SMEs in IPO process and connecting with merchant banker and other intermediaries. Enable access to future financing opportunities. MOU in collaboration with state government, industrial bodies, association, etc. Inclusion in thematical NSE emerging tax. How do I get whole listing? Chodo. So that's all for today. Thank you. So are we taking questions या फिर आपके आपसे कौन? We can take. Okay. So I think there is question from Ekta. Also, please mention or just how disclosure forms. देखिए फॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर देयर आर मैनी फॉर्म्स. बेसिकली आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली बैलेंस शीट एंड मटेरियल डिस्क्लोजर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वो सब हमें डिस्क्लोजर करना होता है. इसके अलावा ईयरली जो आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट सब कुछ बनता है, वो सब होता है. एकता ने पूछा हुआ व्हाट इज इशू कॉस्ट. आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं. इशू कॉस्ट आपको 6% से लेके 16% तक कहीं भी फॉल कर सकती है. So do we have any other questions from the audience? Okay, I think there are no more questions and we can wind up the session. So thank you so much for the wonderful session, CA Udit Goyal ji. Not only enlightening us, but also making the SME IPOs feel a little less intimidating and a lot more exciting. We are looking forward to many more insightful sessions from you. I think we can, sir, can you please display your contact details, your phone number or email ID? You're on mute. And so this is Udit Goyal's contact details where we can get in touch with him. So thank you everyone for being an attentive and curious audience. So I would like to bring back our other panelists if they want to share their any views and opinions on this. So CA Ankur Gupta ji, are you here? Okay, Ankur so Gupta is not here. Nirbhik Gandhi sir, please. okay, so Sir CA Nirbhik Gandhi ji, can you please just share a few words? तो थैंक यू उदित गोयल जी. काफी अच्छा डेलीवेशन आपका था और आपने सभी तरीके से इसको कवर किया, एनएससी, बीएससी. सो आई थिंक काफी कुछ क्यूरीज ऑलरेडी सोल्व हो चुकी होगी. और भी कुछ मेंबर की कुछ क्यूरी हो तो नो डाउट उदित जी ने मोबाइल नंबर और मेल आईडी मेंशन किए हैं. और साथ ही उदित जी आप ये पीपीटी एक बार चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए ताकि मेंबर्स को कुछ भी हो तो उनके लिए बेटर रहेगा. सो थैंक यू उदित जी, थैंक यू एमओसी, एंड थैंक यू आप सभी ने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया. Thank you, sir. So thank you everyone. That's it for today. Please have a fantastic day and let's go out there and make IPOs less scary, one SME at a time. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.